जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वर्णमाला और संधि के बारे में, तो आज हमारा तीसरा चैप्टर है समास, है ना। तो दोस्तों, समास क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज अच्छे से जानेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप मेरे मेहनत को सफल बनाना चाहते हैं तो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास किसे कहते हैं। समास, जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे होंगे हमारा चैप्टर क्या है, समास। तो समास किसे कहते हैं, तो सबसे पहले परिभाषा में देखेंगे हम लोग, दो शब्दों का परस्पर मेल क्या कहलाता है, समास कहलाता है। लेकिन संधि में क्या होता है, दो वर्णों का परस्पर मेल होता है, क्या होता है, संधि होता है। दो वर्णों का परस्पर मेल संधि होता है, जबकि दो शब्दों का परस्पर मेल क्या होता है, समास होता है। समास में विग्रह होता है जबकि संधि में विच्छेद होता है। तो इसके बारे में जानेंगे अच्छे से। तो जैसे कि दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। इसमें विच्छेद होता है। तो विच्छेद का मतलब क्या होता है, संधि में टुकड़ा होना, अलग होना, विच्छेद का मतलब। लेकिन लेकिन समास में क्या होता है, विग्रह होता है। क्या होता है, विग्रह होता है। दो शब्द आपस में साठ काट रूप में जुड़ते हैं, तो शब्दों का संक्षेपीकरण ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो हम लोग किसी भी शब्द, जैसे कोई लंबा शब्द लिखा गया है, उसको शॉर्टकट में लिख दिए या संक्षिप्त करके लिख दिए या कम करके लिख दिए, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा वो, समास कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, सम धन आस। सम का मतलब पास और आस का मतलब बिठाना होता है। क्या हो जाएगा, सम का मतलब पास और आस का मतलब बिठाना। तो किसी शब्द को पास में बिठाना क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जब दो पदों के बीच प्रयुक्त कारक या अन्य पदों को लोप कर दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया के व्याकरणिक रूप से समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। जैसे रेलगाड़ी, ये क्या है, ये हमारा समास के द्वारा बना हुआ है। क्या, समास के द्वारा। तो रेलगाड़ी अगर हम लोग लिखा जाए, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये क्या है हमारा, ये पूरा शब्द है हमारा। लेकिन अगर इसी को हम लोग संक्षिप्त करके लिखना चाहें, समास के रूप में लिखना चाहें, तो क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी। तो रेल क्या है, प्रथम पद है, और बीच वाले पद क्या है हमारा, इस इन सब का लोप कर दिए हैं, और द्वितीय पद क्या है, गाड़ी। तो इन दोनों को मिला के लिख दिए हैं, रेल और गाड़ी को मिलाकर लिख दिए हैं, तो क्या हो गया, रेलगाड़ी। और बीच वाला पद क्या कर दिए हैं, लोप कर दिए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, अन्य पदों का लोप हो जाता है, और कारक चिन्ह का भी लोप कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, धर्म में लीन। तो यहाँ पे जैसे धर्म में लीन दिया गया है ना, धर्म में लीन, तो यहाँ पे कारक चिन्ह क्या होते हैं, मतलब में, पर, का, की, ये सब क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। तो जैसे यहाँ पे धर्म में लीन, तो में हम लोग कारक चिन्ह को लोप कर दिए हैं, संक्षिप्त कर दिए हैं, और इसको क्या लिख दिए हैं, धर्म लीन लिख दिए हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, धर्म लीन हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक किस प्रकार से लिखे हैं, समास के रूप में लिखे हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे इसी प्रकार से शरणागत, शरण को आगत, तो यहाँ पे कारक चिन्ह क्या है, को है, इसको हम लोग लोप कर दिए हैं, यानी कि संक्षेप में लिखे हैं, शरण को आगत यानी शरणागत। तो प्रथम पद और द्वितीय पद को हम लोग मिला के लिखे हैं, तो क्या बना है, शरणागत, है ना। तो जैसे कि आप लोग समास के बारे में अब समझ चुके होंगे, तो समास के भी कुछ प्रकार होते होंगे। तो जैसे कि समास के कितने प्रकार होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, समास के 6 प्रकार होते हैं। लेकिन अगर प्रधान पद की प्रधानता के आधार पर पूछा जाए, तो समास के केवल 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, है ना। तो इस प्रकार से 6 प्रकार होते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो पद की प्रधानता कहने का मतलब क्या है, पद की प्रधानता कहने का मतलब है कि प्रथम पद और दूसरा पद प्रधान होता है, वही वही होता है हमारा क्या, पद की प्रधानता। तो जैसे पहला पद प्रधान किसमें आएगा, अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास कैसा होगा, पहला पद प्रधान। और द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, इस सब में क्या आता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इन तीनों में दूसरा पद प्रधान होता है ना। और द्वंद्व समास में क्या होता है हमारा, दोनों पद प्रधान, दोनों पद मेन होता है, ठीक ना, दोनों पद मेन। प्रधान कहने का मतलब है कि जिसपे लोड पड़ता हो,
जो शब्द भारी हो, है ना, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। ठीक, अन्य पद प्रधान, तो इस किस में आता है, बहुब्रीहि समास में आता है अन्य पद प्रधान, मतलब कि दोनों पद प्रधान ना होकर कोई अन्य के बारे में बात करता हो, वो किस में आएगा, बहुब्रीहि समास के बारे, बहुब्रीहि समास में आएगा, है ना। तो इस प्रकार से पदों की प्रधानता के आधार पर हमारा 4 प्रकार के समास होते हैं, है ना। ठीक, और समास किसे कहते हैं ये भी जान गए होंगे। आगे क्या है हमारा, पहला समास क्या है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, इसको समझने के लिए इसकी 4 विशेषताएं होती है। क्या होती है, 4 विशेषताएं होती है। जैसे पहला पद इसका प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है, उपसर्ग युक्त पद होता है, पुनरावृत्ति शब्द होता है। पुनरावृत्ति का मतलब कि दोहरा कर लिखा गया, है ना, वही सबको दोहरा कर लिखा गया। तो पहला पद प्रधान का मतलब क्या है, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान या अव्यय होने का मतलब है कि पहला पद में कोई बदलाव नहीं होगा, दूसरा पद में बदलाव होता है। जैसे कि पहला पद प्रधान होने का मतलब क्या है, पहला पद अव्यय होने का मतलब क्या है, पहला पद कभी भी लोप नहीं होगा, कभी भी इसका ह्रास नहीं होगा, मतलब ये कभी नहीं मिट सकता है, क्योंकि ये प्रधान है, ये मेन है ना। जैसे यथाशक्ति, जबकि दूसरा पद क्या है, प्रधान नहीं है, इसको हम लोग इसके स्थान पर कुछ और भी लिखेंगे तो उसका अर्थ अलग निकलेगा। जैसे यथा, यथा क्या है, प्रथम पद है जो कि प्रधान है, यथाशक्ति। तो यथा में अगर हम लोग यहाँ पे जैसे मति लगा दिए, यथा के बाद अगर मति लगा दिए तो यथामति हो गया, है ना। तो इस प्रकार से यथा क्या है, हमारा मेन शब्द है, प्रधान है, जिसपे भार पड़ता हो, तो ये किस में आएगा, अव्ययी भाव समास में आएगा। तो पहला पद प्रधान हो, पहला पद अव्यय हो, ये भी समझ गए होंगे, है ना, जिसका लोप नहीं हो सकता, ह्रास नहीं हो सकता। इस प्रकार से जैसे प्रतिदिन, प्रति क्षण, है ना। तो दिन को अगर हम लोग हटा के क्षण लिख देंगे तो प्रति क्षण, लेकिन प्रति को अगर हटा देंगे तो फिर वो बनेगा ही नहीं शब्द ना, है ना। तो इस प्रकार से हमारा पहला शब्द क्या होता है, ये जो प्रति है ये प्रधान होता है, ये मेन होता है, इसका अव्यय नहीं हो सकता, इसका ह्रास नहीं हो सकता है ना। तो प्रति, प्रथम पद प्रधान, प्रतो होता है क्या, नहीं, जैसे यहाँ पे दिया गया है, जबकि दिन दूसरा पद दिनों होता है ना। तो यहाँ पे जैसे कि ये क्या है, प्रति, ये मेन है हमारा, इसको याद रखिएगा। जैसे कि यथामति, यथाशक्ति, मति के अनुसार, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, यथानुसार। तो यथा क्या है, यहाँ पे मेन है ना। तो जैसे उसी के अनुसार, जैसा है उसी के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या हर दिन, प्रत्येक मतलब हर एक, प्रतिधन एक, प्रत्येक। उपसर्ग युक्त पद होते हैं, तो कुछ अव्ययी भाव समास में उपसर्ग युक्त पद भी आते हैं, जैसे कि आमरण। तो आ यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग कहने का मतलब जो आगे जुड़ा हो, प्रारंभ में जुड़ा हो, है ना, आगे नहीं प्रारंभ में जुड़ा हो। तो आ क्या है, हमारा उपसर्ग युक्त पद है। तो आमरण, आ पहला पद उपसर्ग है, मरने तक, है ना। आजीवन, आ पहला पद उपसर्ग है, प्रधान भी है, अव्यय भी है, जीवन रहने तक, जीवन में बदलाव हुआ, है ना। जैसे कि जीवन में बदलाव हो सकता है, लेकिन आ को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, मेन है, प्रधान है। आकंठक किसी प्रकार से, नीरस रस से रहित, नीरव रव ध्वनि से रहित, निरोग रोग रहित, सानुज अनुज के साथ, सपत्नी पत्नी के साथ, सपरिवार, बेपरवाह बिना परवाह के, लापरवाह, परवाह नहीं, बेगम बिना गम के। ये सब किस में आते हैं, हमारा अव्ययी भाव समास में, इसको भी याद रखिएगा। पुनरावृत्ति शब्द, जैसे चला, चली, चलने के बाद चलना, तो ये क्या किस में आएंगे, हमारा अव्ययी भाव समास में। मारा मारी, मारने के बाद मारना, रातों रात, रात ही रात में, ये सब किस में आएंगे, अव्ययी भाव समास में। दिनों दिन, दिन के बाद दिन, पल पल, हर पल, दिन दिन, हर दिन। जैसे दिन रात आता ना तो वो अलग समास हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दिन दिन आ रहा है इसलिए अव्ययी भाव समास में आएगा, इसको भी याद रखिएगा। जैसे रात रात, बार बार, हर बार, हाथों हाथ, हाथी हाथ में, धीरे धीरे, बहुत धीरे। तो किस में आएगा, सब अव्ययी भाव समास में आएगा, वो भी पुनरावृत्ति शब्द। तो इसको याद रखिएगा, इन ये सब शब्द को, ये सब किस में आएंगे, अव्ययी भाव समास में, है ना। तो इस प्रकार से हमारा अव्ययी भाव समास कंप्लीट होता है। दूसरा प्रकार है द्विगु समास। द्विगु समास कहने का मतलब क्या है, जिसमें गिनती लिखा होता है, वे सब जिसमें गिनती आता ही आता है ना, वो क्या होता है, द्विगु समास। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा में भी दिया गया है,
वे समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद जो होता है वह क्या होगा, संख्यावाची होगा, और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान यानी कि मेन होता है। तो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु का मतलब एगो दूगो, हम लोग जैसे गिनती में बोलते हैं ना एगो दूगो, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखते हैं कि गिनती वाला शब्द होगा वो क्या होगा, द्विगु समास में आएगा। जैसे द्विगु का अर्थ क्या होता है, द्वि मतलब दो और गु मतलब गाय, तो दो गायों का समूह क्या होता है, द्विगु समास में आता है। द्विगु का अर्थ दो गायों का समूह। जैसे कि इसकी विशेषता दिया गया है, द्विगु समास की विशेषता है, प्रथम पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद प्रधान होगा। तो जैसे कि इसमें प्रथम पद संख्यावाची कैसे होगा, जैसे त्रिवेणी, तीन नदियों का संगम। तो यहाँ पे तीन, यहाँ ती लिखा है, तो यहाँ पे न लिख लीजिएगा, तीन नदियों का संगम, यह क्या है, यह संख्या है। तीन क्या है, एक प्रकार से संख्या है, जो कि किस में आ रहा है, हमारा द्विगु समास में, त्रिवेणी द्विगु समास में आ रहा है। तीन नदियों का संगम क्या कहलाता है, त्रिवेणी। और नदियों की प्रधानता बताई जा रही है, यहाँ पे क्या बताई जा रही है, नदियां की प्रधानता बताई जा रही है। जैसे एकांकी, एक अंक दृश्य का नाटक है ना, जैसे द्विवेदी, दो वेदों का ज्ञाता था, यहाँ पे दो आ रहा है ना संख्या। इसी प्रकार से दुपट्टा, दो पट्टों का समूह, दुनाली, दो नालों का, दो नालों वाली, दो धारी, दो धार वाली, है ना, तिराहा, तीन राहों का समूह, त्रिवेदी, तीन वेदों का ज्ञाता, है ना। तो ये सब किस में आएगा, द्विगु समास में। किस में आएगा, द्विगु में, जिसमें संख्या का बोध होता हो। प्रथम पद क्या करता है, संख्या का बोध कराता है ना, संख्यावाची होता है प्रथम शब्द। जैसे तिरंगा, तीन रंगों का समूह, है ना। इसमें बहुब्रीहि समास भी होता है। क्या होता है इसमें, बहुब्रीहि समास भी होता है। जैसे तिरंगा, जैसे हमारा तिरंगा झंडा हो गया ना, तो उसका बोध कराएगा, तो तीसरे का किसी का बोध कराएगा, तो वो बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। अगर तिरंगा का सिर्फ बात किया जाए, तीन रंगों का समूह, तो उसको किस में आएगा, हमारा द्विगु समास में आएगा। जैसे त्रिफला, तीन फलों का मिश्रण, क्या होता है, हरण, आंवला, बहेरा, ये तीनों चूर्ण होते हैं, इनके मिलने से क्या बनता है, त्रिफला, है ना। त्रिमूर्ति, तीन मूर्तियों का समूह, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, तिपाई, तीन पायों का समूह, चौपाल, चार पालों का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह, चौखट, चार खूंटों का समूह, चौपाई, चार पदों का समूह, चवन्नी, चार आनों का समूह। किस में आएगा हमारा, द्विगु समास में। चतुर्वेदी, चार वेदों का ज्ञाता, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, द्विगु में, चार भुजाएं जिसकी। अगर अगर बहुब्रीहि समास, अगर एग्जाम में अगर बहुब्रीहि भी ऑप्शन में दिया है, तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है, न कि द्विगु। क्योंकि चतुर्भुज में जैसे कि चार भुजाएं हैं जिसकी, तो चार भुजाएं किसकी है, विष्णु भगवान की होती है चार भुजाएं, है ना। तो वो किसी अन्य की प्रधानता बता रहा है, किसी तीसरे की प्रधानता बता रहा है, तो किस में आएगा, बहुब्रीहि समास में आएगा। लेकिन अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं दिया है, तब वहाँ पे द्विगु आएगा, है ना। इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पचरंगा, जैसे पांच रंगों का समूह, पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह, तो ये किस में आएगा, द्विगु में। लेकिन अगर पांच वट वृक्षों का समूह है, जो अगर ऐसे अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास भी दिया गया है, तो वहां पे बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि तीसरे का अर्थ का बोध करा रहा है। वृक्ष जहाँ भगवान राम थे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पांच वट वृक्षों का समूह, जहाँ पे भगवान राम रुके थे, तो वट वृक्ष के पास रुके थे ना भगवान राम, एमपी में, यहाँ लिखा गया है एमपी में, है ना। एमपी में भगवान राम कहाँ रुके थे, वट वृक्ष के पास था। उस वृक्ष को क्या बोलते हैं, पंचवटी। तो अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको बहुब्रीहि टिक मारना है, न कि वहाँ पे द्विगु मारना है। अगर बहुब्रीहि नहीं दिया गया है, तब वहाँ पे द्विगु समास होगा। इसी प्रकार से पंचामृत, पांच अमृतों का समूह, पंजाब, पांच आबों या नदियों का समूह, है ना। क्या होता है हमारा, पंजाब होता है। षड ऋतु, छह ऋतुओं का समूह, षडमास, छह माहों का समूह, सप्ताह, सात दिनों का समूह, सतरंग, सात रंगों का समूह, सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह, है ना। और अठन्नी, आठ आनों का समूह। ये सब किस में आएंगे, द्विगु समास में। जैसे अष्टाध्याय, क्या होता है, अष्टाध्यायी, हमारा एक बुक है ना अष्टाध्याय, तो आठ अध्यायों का समूह है, जो क्या होगा, वो द्विगु समास में आएगा। लेकिन अगर अष्टाध्याय अगर बहुब्रीहि समास भी ऑप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पे अष्टाध्याय क्या है, एक प्रकार का बुक है, पुस्तक लिखा गया है ना। तो वो किस में आएगा, हमारा बहुब्रीहि समास में आ जाएगा, अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में दिया गया है तो। इसको भी ध्यान रखिएगा। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह द्विगु समास में आएगा। लेकिन अगर बहुब्रीहि भी ऑप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पे बहुब्रीहि मानना है, क्योंकि माँ दुर्गा का पूजा किया जाता है नवरात्र के समय।
तो किसी तीसरे का बोध करा रहा है ना। यहाँ पे जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह, नौ रस, नौ रसों का समूह, नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समूह, 10 वर्षी, 10 वर्षों का समूह, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, त्रासदी, 1000 वर्षों का समूह, सतसई, 700 दोहों का समूह। द्विगु में आएगा, लेकिन 700 दोहे की रचना है जो, वो किस में आएगा, बहुब्रीहि समास में आएगा। इसको भी याद रखिएगा। एक विशेष है यहाँ पे, इसको कैसे याद रखेंगे, है ना। तो 1 से लेकर 10 तक और 10 से भाज्य संख्याओं में द्विगु समास होता है। क्या होता है, 1 से लेकर 10 तक और 10 से भाज्य संख्याओं में द्विगु समास होता है। तो जो भी 10 से भाज्य हो जा रहा है पूरी तरह से, और 1 से लेकर 10 तक, वो किस में आएगा, द्विगु समास में। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे ना, 9 रत्न 1 से लेकर 10 तक, 10 वर्षी, शताब्दी, सत्रासदी, सतसई, ये सब किस में आएगा, द्विगु समास में आएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन अगर याद रखिएगा, केवल 10 बोल दिया जाए कि उसमें कौन सा समास है, 20 बोल दिया जाए, 30 बोल दिया जाए, केवल 40 बोल दिया जाए, केवल 50 बोल दिया जाए, तो उसमें कोई प्रकार का समास नहीं होगा, क्योंकि केवल इसमें एक पद है, लेकिन समास हमारा 2 पदों से मिलकर बना होता है ना। जबकि इन सब में क्या है, 2 पद पाए जा रहे हैं, लेकिन केवल 10, केवल 20, केवल 30, इस सब में क्या है, एक पद केवल पाया जा रहा है, इसलिए इसमें समास नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा द्विगु समास भी कंप्लीट होता है। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो कर्मधारय समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब कि दूसरा पद पे भार पड़ता है। क्या होता है, वो दूसरा पद मेन होता है। तो यहाँ पे जैसे परिभाषा दिया गया है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो नहीं समझ में आया होगा, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि विशेषण, विशेषण या उपमान उसी को कहते हैं। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, या उसे ही उपमान कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो दोनों पद क्या होगा, एक पद विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा कर्मधारय समास होगा। क्या होगा, कर्मधारय समास। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि नील गगन, क्या है यहाँ पे, नील गगन, है ना। तो गगन की विशेषता क्या बताई जा रही है, गगन मतलब आसमान की विशेषता क्या बतलाई जा रही है, कि वो नीला है। तो विशेषण के द्वारा गगन की विशेषता बतलाई जा रही है ना, गगन यानी कि विशेष की विशेषता बतलाई जा रही है ना। तो गगन कैसा है, नीला है। क्या है, नीला है। तो यहाँ पे दूसरा पद मेन होता है। क्या होता है, दूसरा पद मेन होता है, प्रधान होता है, और पहला पद क्या होता है, हमारा विशेषण होता है ना। तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। तो गगन की विशेषता बतलाई जा रही है, को कैसा है, नीला है। हरी मिर्च, काली मिर्च, ये सब इसमें आएंगे हमारा कर्मधारय समास में, मतलब कि दूसरा पद प्रधान होता है। अगर इसको हम लोग हटा दें तो कहीं पे भी हमारा शब्द बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। जैसे कि हरी मिर्च, हरी मिर्च, मिर्च की विशेषता क्या बतलाई जा रही है, कि वो कैसा है, हरा है। कैसा है, हरा है। तो हरी, हरी क्या है, हमारा विशेषण है, हरा क्या है, हमारा विशेषण है। और यहाँ पे मिर्च क्या है, हमारा विशेष्य है, मतलब कि विशेषण के द्वारा किसकी विशेषता बताई जा रही है, मिर्च की विशेषता बतलाई जा रही है ना। तो इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे विशेष्य मैं पहले बता चुका हूँ कि विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण के द्वारा जिसका विशेषता बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, या उपमेय कहते हैं, है ना। जैसे काली गाय, गाय की विशेषता क्या बतलाई जा रही है, कि वो कैसी है, काली है। कैसी है, काली है ना। तुषार धवल, धवल का मतलब क्या होता है, सफेद, और तुषार का मतलब बर्फ। तो धवल की विशेषता क्या बतलाई जा रही है, कि वो कैसा है, बर्फ के समान है। कैसा है, जो बर्फ है ना, सफेद है जो बर्फ। इसी प्रकार से हमारा क्या है, चंद्रमुखी, चंद्र के समान सुंदर मुख वाली, किसके समान, चंद्र के समान सुंदर मुख वाली। इसी प्रकार से मृग नयनी, उसका नयन कैसा है, मृगों के समान है। कैसा है, उसका नयन मृग यानी कि हिरण के समान है ना। महापुरुष, कैसा पुरुष, महापुरुष, वो पुरुष कैसा है, महान है ना। महान है जो पुरुष, तो पुरुष की विशेषता यह है कि वह महान है। महर्षि, इसी प्रकार से महान है जो ऋषि। देवर्षि, देव है जो ऋषि, है ना। राजर्षि, राज है जो ऋषि। ये सब किस में आएंगे, हमारा कर्मधारय समास में। मीनाक्षी, मछली जैसी सुंदर आंखों वाली मीनाक्षी, है ना। क्या है, मछली जैसी सुंदर आंखों वाली मीनाक्षी। कुकर्म, कुत्सित यानी बुरा है जो कर्म, है ना। ये सब किस में आएंगे, कर्मधारय समास में। सुशासन, तुष्ट अच्छा है जो शासन, क्या है, अच्छा है जो शासन। तो शासन कैसा है, अच्छा है जो शासन, ठीक ना।
और वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, पुरुष की विशेषता क्या बतलाई जा रही है कि वो कैसा है, वीर है ना। उड़न तस्तरी, तस्तरी कैसी है, उड़न है ना। उड़न खटोला, खटोला कैसा है, उड़ने वाली खटोला है जो, मतलब उड़न है जो खटोला है ना, उड़ने वाली है जो खटोला है ना। इसी प्रकार से विशेषण, विशेषण की पुनरावृत्ति वाले शब्द भी किस में आते हैं, कर्मधारय समास में आएंगे। किस में आएंगे, कर्मधारय समास में। तो कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे लाल, लाल, लाल है जो लाल, अत्यधिक लाल, लाल सुर्ख, अत्यधिक लाल। कमल नयन, कमल के समान नयन। हरा कच, हरा कच, अत्यधिक हरा है ना। तो ये सब क्या है, विशेषण है, दोनों क्या है, विशेषण। पीला जर्द, पीला है जो जर्द है ना। सफेद फक, अत्यधिक सफेद। काला कलूटा, जो अत्यधिक काला है ना। लाल दुपट्टा, दुपट्टा जो लाल है। ये सब किस में आएंगे, हमारा कर्मधारय समास में आएंगे। इस प्रकार से कर्मधारय समास को भी याद रखिएगा। चौथा प्रकार है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है, वह हमारा किस में आता है, तत्पुरुष समास में आता है। तो जैसे कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, और कभी कभी पूरे पद का ही लोप हो जाता है। क्या होता है, कभी कभी पूरे पद का ही लोप हो जाता है, तो किसमें आएगा, हमारा तत्पुरुष समास में आएगा। तो तत्पुरुष समास में हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, जैसे कि कारक चिन्हों में हम लोग कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक हम लोग तत्पुरुष समास में देखेंगे, जिसमें कि कारक चिन्हों का लोप होगा, और कभी कभी विभक्त पूरे पद का ही लोप हो जाता है। तो दूसरा प्रकार से हम लोग उसको पढ़ेंगे, है ना। तो तत्पुरुष समास में जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, शरणागत। तो शरण को आगत, तो यहाँ पे कारक चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह जो भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे शरण को आगत, तो को यहाँ पे क्या है, कारक चिन्ह, तो इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो एक इसमें आएगा शरणागत, हमारा तत्पुरुष समास में आएगा। क्या आएगा, तत्पुरुष समास में आएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है ना, हाँ। तो और आगे है विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप हो गया है, के लिए क्या है, हमारा कारक चिन्ह, तो यहाँ पे क्या हुआ है, लोप हो गया है, ठीक है। तो ये किस में आएगा, हमारा तत्पुरुष समास में आएगा। तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शरणागत, शरण को आगत, तो यहाँ पे कारक चिन्ह हमारा क्या है, को, इसका क्या हो गया है, लोप हो गया है, तो ये हमारा कौन सा समास में आएगा, तत्पुरुष समास में। जबकि दही बड़ा में यहाँ पे पूरे पद का ही लोप हो गया है, में डूबा हुआ, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो यहाँ पे पूरे शब्द का यहाँ क्या हुआ है, लोप हो गया है। बीच वाले जो पूरा शब्द है ना, इसका पूरा क्या हो गया है, लोप हो गया है। जबकि केवल क्या लिखा गया है, दही और बाड़ा, तो क्या हो गया है, दही बाड़ा, तो एक इसमें आएगा हमारा तत्पुरुष समास में। तो दो प्रकार से हम लोग समास को पढ़ेंगे, एक कारक चिन्ह के आधार पर और एक पूरे पद का लोप हो जाता है उसके आधार पर, है ना। तो कारक चिन्ह में हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, जैसे कि कारक में हम लोग कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक कारक तक देखेंगे, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। इस समास कारक लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास यहाँ पे दिया गया है। इस समास में कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे यहाँ दिया गया है। तो इसको केवल 6 डालिएगा, है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या है, जैसे कर्म को करण से के द्वारा जुड़ने के लिए होता है, इसका अर्थ संप्रदान दान के लिए अपदान से, संबंध काकी के नानी रे, ये सब आता है संबंध में, अधिकरण में पर आता है ना। तो सबसे पहला हमारा क्या है, कर्म तत्पुरुष समास। जैसे कारक चिन्ह इसमें क्या आता है, को आता है, क्या आता है, को। तो सबसे पहले हम लोग को शब्द देखना होगा और उसको बनाना होगा कि वह किस समास में आता है। जैसे हमारा एग्जाम में पूछ लिया ग्रामागत, क्या पूछ लिया, ग्रामागत, तो इसको हम लोग को बना के देखना होगा कि क्या हो सकता है। जैसे ग्राम को आगत, तो को किस में आता है, कर्म तत्पुरुष समास में आता है। किस में आता है, कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष अगर नहीं दिया रहेगा, केवल तत्पुरुष दिया रहेगा, तब पर भी वो किस में आएगा, तत्पुरुष समास में आएगा। अगर पूछ दिया कि कर्म तत्पुरुष में आएगा कि करण तत्पुरुष में किस में आएगा, करण तत्पुरुष में आएगा कि संप्रदान तत्पुरुष में आएगा, तो आपको वहां पे देखना होगा कि किस में आएगा, हमारा को कर्म तत्पुरुष समास में आएगा। तो इसी प्रकार से ग्राम मागत, ग्राम को आगत, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, है ना। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त, है ना।
मरणागत, मरण को आगत, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, शरणागत, शरण को आगत। तो 21 में आएगा सब कर्म तत्पुरुष समास में। इसी प्रकार से करण तत्पुरुष समास में इसका कारक चिन्ह क्या होता है, से के द्वारा जुड़ने के लिए इसमें होता है। जैसे शोकाकुल, शोक से आकुल, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, शोकातुर, शोक से आतुर, मनामान, मन से मान, कष्ट, कष्टाध्याय क्या है, कष्टाध्याय, कष्ट से साध्य, सॉरी यहाँ पे क्या दिया गया, कष्ट साध्य है ना, क्या है, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचित, ठीक ना, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। तो किस में आएगा हमारा, कर्ण तत्पुरुष समास में आएगा, है ना। तीसरा प्रकार क्या है, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए, है ना। तो वाचनालय, वाचन के लिए आलय, तो यहाँ पे के आ रहा है ना, तो अगर इसमें वाचन को आलय नहीं होगा, जबकि इसमें क्या होगा, वाचन के लिए आलय। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ना कि देश को भक्ति, क्या होता है, देश के लिए भक्ति। तो किस में आएगा हमारा, संप्रदान तत्पुरुष समास में आएगा। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, है ना। देशार्पण, देश के लिए अर्पण, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, है ना। गौशाला, गायों के लिए शाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर, छात्रावास, छात्रों के लिए आवास, समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, घुड़साल, घोड़ों के लिए साल, आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र, विधान परिषद, विधान का मतलब क्या होता है, कानून, तो कानून के लिए परिषद, है ना, विधान के लिए परिषद। तो के लिए किस में आएगा हमारा, संप्रदान तत्पुरुष समास में ये सब आएंगे, है ना। तो इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा है आपदान तत्पुरुष समास। आपदान किस में आएगा हमारा, कारक चिन्ह इसमें क्या आएगा, से का मतलब अलग होने के लिए इसमें दिया गया, है ना। ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, तो ऋण से जिसको मुक्ति मिल जाता है ना, ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त। धनहीन, धन से हीन, ना कि धन को हीन, है ना, क्या बोलते हैं, धन से हीन बोलते हैं ना। तो ये सब शब्द को आपको पहले बनाकर देखना पड़ेगा कि वो किस में आएगा, है ना। तो ये किस में आएगा, आपदान तत्पुरुष समास में। गुणहीन, गुणों से हीन, कामचोर, काम से जी चुराने वाला, है ना। जैसे बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, जन्मांध, जन्म से आंध, सॉरी जन्मांध, जन्म से अंधा, है ना। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, विधा रहित, विधा से रहित, दुरागत, दूर से आगत यानी आना, और क्या है, जलहीन, जल से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, है ना। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, अवसर से वंचित, भयभीत, भय से भीत, जहाँ भय हो वहां से डर के, है ना, अलग होंगे। इसी प्रकार है पांचवा, संबंध तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह इसमें क्या आएगा, का, की, के, नानी, रे, ये सब आते हैं ना। तो कन्यादान, कन्या का दान, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव, पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा, पराधीन, दूसरों के अधीन, पशु बलि, पशुओं की बलि, क्या होगा, पशुओं की बलि। तो किस में आएगा हमारा, कारक तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास में, है ना। जैसे भारत रत्न, भारत का रत्न, नर बलि, नर की बलि, काक बलि, काक के लिए बलि। तो यहाँ पे इसमें संप्रदान तत्पुरुष में भी कुछ आते हैं यहाँ पे, जैसे कि दिया गया है, इसको याद रखिएगा, संप्रदान तत्पुरुष में, है ना। तो भूत बलि, भूत के लिए बलि, बलि पशु, बलि के लिए पशु, तो ये संप्रदान में आते हैं। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, अधिकरण में आएंगे। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, संप्रदान में आएंगे। रेल यात्रा, रेल के से यात्रा, करण में आएगा, है ना। राज दरबार, राजा का दरबार, चाय बागान, चाय के बागान, तुलादान, तुला का दान, तुलसी माला, तुलसी की माला, राम प्यारी, राम की प्यारी। तो इस प्रकार से हमारा पांचवा कंप्लीट होता है। इस आगे है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण में कारक चिन्ह क्या होगा हमारा, में पर, ठीक ना, क्या होगा, में पर। तो जैसे कि तीर्थाटन, तीर्थों में अंटन, भ्रमण। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश यानी घर में प्रवेश। सिर दर्द, सिर में दर्द। वनवास, वन में वास, वनवासी, वन का वासी। तो ये किस में आएगा, संबंध कारक में, किस में आएगा, संबंध में आएगा। इसको भी याद रखिएगा, कहीं कहीं पे बीच पे लिखा गया है ना।
जल समाधि, जल में समाधि। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। जीव दया, जीवों पर दया। परिश्रित, दूसरों पर आश्रित। नरोत्तम, नरों में उत्तम, है ना। राधा के घर अंदर, ये इसको पढ़ लीजिएगा। और दूसरा प्रकार है लुप्त तत्पुरुष समास। इस समास में दोनों पदों के बीच प्रयुक्त अन्य पदों का लोप हो जाता है, मतलब बीच में जो भी शब्द दिया गया है ना, उस पूरे शब्द का लोप हो जाता है। तो लुप्त पद तत्पुरुष समास में जैसे कि आ जाएगा हमारा दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी। तो ये क्या है, हमारा पूरे पद का लोप हो गया है ना, एक कारक चिन्ह नहीं है, क्या है, पद है पुरुष समास में। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। तो यहाँ पे पूरे पद का लोप हो जा रहा है ना। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। वायुयान, वायु में चलने वाला यान। जलयान, जल में चलने वाला यान। ये पूरे पद का क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है। इस प्रकार से हमारा चौथा प्रकार कंप्लीट होता है, जो कि तत्पुरुष समास। पांचवा प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब कि दोनों पद मेन होंगे, उनमें से किसी भी पद को लोप नहीं किया जा सकता है ना। दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें तीन प्रकार होते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें और के अर्थ का बोध होता है, जैसे कि कृष्ण अर्जुन। तो कृष्ण और अर्जुन, इन दोनों क्या है, दोनों पद क्या है, प्रधान है, दोनों पद मेन है, इन दोनों में से किसी को अलग नहीं किया जा सकता है ना। तो इतरेतर द्वंद्व समास में आएंगे, जैसे राधे श्याम, राधा और श्याम। सीताराम, सीता और राम। हरिहर, हरि मतलब विष्णु और हर मतलब महादेव, तो हरिहर। माता पिता, माता और पिता। लव कुश, लव और कुश, ये सब किस में आएंगे, हमारा समास में, किस में, इतरेतर द्वंद्व समास में। तो सिर्फ आप लोग को इतना ध्यान देना है कि ये किस में आएंगे, द्वंद्व समास में आएंगे, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, 1 से 10 तक और 10 से विभाज्य संख्या है, और उन प्रत्यय, उन उपसर्ग को छोड़कर बाकी सब इतरेतर द्वंद्व समास में होता है। जैसे कि 31, 1 और 30, 25, 5 और 20, 68, 8 और 60, 63, 3 और 60। तो ये भी किस में आते हैं, हमारा द्वंद्व समास में आते हैं ना, इतरेतर द्वंद्व समास में। तो 1 से 10 तक और 10 से विभाज्य संख्या और उन प्रत्यय, उन उपसर्ग को छोड़कर, है ना, किस में आएंगे, हमारा इतरेतर द्वंद्व समास में आएंगे। इसी प्रकार से हमारा समाहार द्वंद्व समास आदि इत्यादि का बोध कराता है, किसका बोध कराएगा, आदि इत्यादि। जैसे कुर्ता टोपी, कुर्ता टोपी आदि। तो यहाँ पे जैसे ऐसे डैश दिया रहेगा ना, तो वहाँ पे 90% चांस रहता है कि वहाँ पे क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास में आएगा, किस में आएगा, द्वंद्व समास में। धोती कमीज, धोती कमीज आदि। चाय वाय, तो यहाँ पे क्या है, निरर्थक है, वाय का अर्थ कुछ नहीं निकलता है, तो निरर्थक शब्द समाहार द्वंद्व में आते हैं, है ना। तो रोटी वोटी, रोटी का रोटी आदि, अलग अगल बगल, तो ये भी किस में आएंगे, हमारा द्वंद्व समास में आएंगे। तो बगल आदि। ओडिस, अड़ोसी पड़ोसी, तो पड़ोसी होता है, अड़ोसी नहीं होता है ना। तो आदि, पानी वानी, ये सब किस में आएंगे, द्वंद्व समास में आएंगे। लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल, है ना। फल फूल मेवा, ये सब मिष्ठान किस में आएंगे, सब द्वंद्व समास में आएंगे। इसी प्रकार से वैकल्पिक द्वंद्व समास में या अथवा का बोध होता है। जैसे जितने विलोम शब्द हैं वे सभी आते हैं, जैसे सुख दुख, सुख या दुख, तो जितने भी विलोम शब्द है ना, वैकल्पिक द्वंद्व समास, जितने भी विलोम शब्द हैं वो सब किस में आएंगे, हमारा द्वंद्व समास में आते हैं। तो सुख दुख, सुख या दुख। लाभ हानि, लाभ या हानि। सत्या सत्य, सत्य या असत्य, है ना। जय पराजय, जय या पराजय। शुभाशुभ, शुभ या अशुभ। रात दिन, रात या दिन। चराचर, चर या अचर, ये सब किस में आएंगे, हमारा द्वंद्व समास में आएंगे, तो इसको भी याद रखिएगा। छठवां प्रकार है बहुब्रीहि समास। तो इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद प्रधान होता है। मतलब कि बहुब्रीहि समास का अपना कोई उदाहरण नहीं होता है, किसी अन्य का उदाहरण एक खुद लिया हुआ रहता है, ठीक ना। तो यह दूसरों के शब्द को रूढ़ कर देता है और अपना खुद उदाहरण बना लेता है, तो किस में आएगा, बहुब्रीहि समास में आएगा। तो बहु का मतलब बहुत और व्रीहि का मतलब अन्न या चावल। तो बहुत है अन्न या चावल जिसके पास, तो किसी तीसरे का बोध करा रहा है, मतलब किसान या सेठ के पास होता है चावल अत्यधिक, तो किस में आएगा, बहुब्रीहि समास में। इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि आशुतोष, तो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला, तो शीघ्र प्रसन्न होने वाला कौन है, भगवान शिव, शीघ्र गुस्साते भी है ना। तो इसी प्रकार से लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो लंबा उदर किसका है, भगवान गणेश का। उदर का मतलब पेट होता है ना।
तो जिसका लंबा है उधर, उधर का मतलब पेट, तो जिसका लंबा है उधर भगवान गणेश। दामोदर, जिसकी माँ ने अपने बच्चे का पेट रस्सी से बांध दिया हो, तो किसकी माँ ने बांधा था? तो भगवान कृष्ण की माँ ने बांधा था ना, है ना? तो क्या हो जाएगा हमारा भगवान कृष्ण। तो ये भी सब किसमें आएंगे? बहुब्रीहि समास में। त्रिलोचन, 3 नेत्र जिसके हैं, किसके हैं? भगवान शिव के, है ना? ऋषिकेश, तो ऋषि के ईश्वर हैं जो भगवान कृष्ण या विष्णु, है ना? ऋषि मतलब इंद्रियां, इंद्रियों के जो ईश्वर हैं कौन? कृष्ण या विष्णु। गुड़ाकेश, गुड़ा मतलब नींद के ईश्वर हैं जो अर्जुन या शिव। मुरारी, मूर नामक राक्षस का जो वध किए थे, कौन किए थे? भगवान कृष्ण। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, तो जैसे कि पीला है जो अंबर, तो किस में आएगा हमारा? भगवान कृष्ण का यहाँ पे दिया गया है ना। लेकिन अगर वस्त्र होता है, पीला है अंबर वस्त्र, तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये कर्मधारय समास में भी आता है। कब आएगा? जब जैसे कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों दिया गया है, तो वहाँ पे केवल बहुब्रीहि ही टिक मारना है आपको, ना कि कर्मधारय। लेकिन अगर ऑप्शन में केवल कर्मधारय दिया गया है और अन्य समास दिया गया है, तो आपको केवल कर्मधारय टिक मारना है ना। जैसे कि वह छत पर पीताम्बर सुखा रही थी, तो इसके अर्थ में क्या आ जाएगा? कर्मधारय समास। लेकिन वह भगवान पीताम्बर की पूजा कर रही थी, तो किस में आएगा? बहुब्रीहि समास में आएगा, है ना। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा समास कंप्लीट होता है, क्योंकि 6 प्रकार के समास होते हैं, है ना।